आज की बहस भारत चीन पर है और भारत में चुनाव से पहले जो चीनी बढ़ी हुई है उस पर भी है। लेकिन शुरुआत भारत पाकिस्तान के एक रेफरेंस से करते हैं। 2016 में उरी हमले के बाद से हमारी पाकिस्तान पर स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि आप बात भी करें और पीठ पीछे आतंकी भी भेजें। प्रधानमंत्री मोदी ने यही पॉलिसी चीन पर भी लागू कर दी है कि द्विपक्षीय बातचीत और सीमा पर तैनातनी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के पहले ही दिन चीन का प्रस्ताव था कि मोदी और जिनपिंग साथ बैठे द्विपक्षीय चर्चा करें, लेकिन भारत ने भाव नहीं दिया। साफ कहा कि आप एलएसी पर टेंशन कम करें, फिर देखा जाएगा। कल दूसरे दिन मोदी और जिनपिंग पहली बार आजू बाजू दिखे। दोनों में अनौपचारिक बात हुई जिसमें पीएम मोदी ने जिनपिंग को कहा कि सामान्य रिश्तों के लिए शांति जरूरी है और इस शांति के लिए एलएसी का सम्मान जरूरी है। समझौते का उल्लंघन ना हो उसे मानना भी चाहिए। ये पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी और बताया कि दोनों नेताओं में सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति बनी, डिसएंगेजमेंट तेज करने पर भी सहमति बनी। जिनपिंग क्यों बैकफुट पर थे और मोदी क्यों फ्रंट फुट पर, उसकी वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन अब पॉलिटिक्स पर आइए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने करगिल में दोहराया कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और सरकार देश को ही गुमराह कर रही है। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि कुछ लोग उन्हें ये बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि चीन को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और फिर इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। सबसे पहले तो उसने राहुल गांधी से पूछा कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सोर्स है जिनकी क्रेडिबिलिटी सरकार और सेना से ज्यादा है। तो इसी पर बात करेंगे। क्या कांग्रेस ने चाइना पॉलिसी जो बनाई उसमें कुछ भूल थी या अपराध था, जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने कही है, और साथ ही साथ क्या चीन में कोई घुसकर बैठा हुआ है राहुल गांधी को, ये बात कई लोगों ने बताई है। दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ी हुई हैं जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और थोड़ी देर में मेरे साथ दानिश कुरैशी साहब जुड़ेंगे जो कि लीडर हैं एआईएमआईएम के, क्योंकि ओवैसी साहब ने आज कहा है कि चाइनीज प्रधानमंत्री के पीछे मोदी जी भाग रहे हैं बातचीत के लिए और वो क्या छुपा रहे हैं, ये भी मैं समझना चाहूंगा उनसे, क्या छुपा रहे हैं, एआईएमआईएम को क्या संदेह है। लेकिन राधिका जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन घुसा हुआ है, उनको कई लोगों ने बात बताई। अच्छा, क्या इन लोगों की क्रेडिबिलिटी सेना और सरकार से ज्यादा है, ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी राहुल गांधी के सोर्सेस की। दीपक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, उनके प्रवक्ता हमारी देश की सेना को अपमानित करने का क्यों काम करते हैं। आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक पे मोदी जी ने जो कहा सभी ऑपोजिशन पार्टीज को, और उसके बाद उनका बयान न्यूज चैनल्स पे भी प्ले हुआ था और उन्होंने कहा था ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई हमारी सीमा में कब्जा हुआ है। लेकिन उसके कुछ दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट निकाला था उसमें साफ तौर पे लिखा था कि अटेम्प्ट करी गई है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की और झड़प हुई है, सब कुछ कहा गया था। बाद में ये भी सामने आया कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये भी सामने आया कि 10 हमारे सैनिक पीएलए उठा के ले गई। अब मुझे ये गिरफ्तार कर लिया। अब मुझे ये समझने की जरूरत है कि क्या हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री झूठ बोल रही थी कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक तो दीपक जी साफ तौर पे झूठ बोल रहा था। जब हमारा मंत्रालय ये कह रहा है, देश का जयशंकर साहब कह रहे हैं कि अटेम्प्ट हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, इसका मतलब कोई अंदर आया है, उन्होंने वो बनाने की कोशिश करी है, इसका मतलब ये साफ हो गया कि कोई अंदर आया है। फिर ये कहते हैं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, 2 पीएलए ने गिरफ्तार कर लिए, इसका मतलब क्या हम चीन की सीमा के उस पार गए थे? ये खुद अपने आप हर चीज का, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं। एक झूठ जब दीपक जी बोला जाता है तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही चीज हो रही है। और मैं मानती हूँ इससे ज्यादा हमारे शहीद सैनिकों का अपमान। आप कभी सोचिए, जो हमारे ये सैनिक परिवार हैं जिन्होंने अपना परिवार खोया, जिन्होंने ये हमारे जब सैनिक शहीद हुए, उनके जो परिवार वाले जब ये मोदी जी का बयान सुनते होंगे कि कोई हमारी सीमा में नहीं आया, ना कोई कब्जा हुआ, ना कुछ हुआ, तो उनके दिल पे कितने दर्द होता होगा, कितना उनको महसूस होता होगा कि हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार ने जान दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 1 सेकंड में सब कुछ नकार दिया। ठीक है, क्यों हमारे सैनिक शहीद हुए अगर चीन नहीं आया था, और फिर मंत्रालय के बयान में और प्रधानमंत्री के बयान में विरोधाभास क्यों, जफर इस्लाम साहब? देखिए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है
पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मात्र जो पैसे मिले हैं राजीव गांधी फाउंडेशन से, वो अपनी आत्मा बेच दिया उस पैसों के कारण। इसलिए कि देश की आर्म फोर्सेस का मनोबल अगर कोई तोड़ रहा है और तोड़ने की बार बार कोशिश करता है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर हैं। जब बार बार इस बात को कहा गया है और हमारे सैनिकों ने कहा है, हमारे आर्मी कमांडर्स ने कहा है, हमारे आर्मी जवानों ने कहा है कि 1 इंच भी देश की धरती पे चाइना नहीं आया है। उनसे मुठभेड़ हुआ, वो घुसने की घुसपैठिया की तरह कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसको खदेड़ा और उनके 50 जो जवान थे चाइनीज़ आर्मी के, उनको मार गिराया। हमारे जवानों ने इसमें शहादत भी दी, 20 जवानों ने। लेकिन उस शहादत को भूल के कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ना चाहती है। मैं समझता हूँ उनकी कठिनाइयाँ हैं, इसलिए कि जब गलवान में जब हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए और जो घुसपैठिया चाइनीज़ आर्मी के घुसपैठिया आ रहे थे, तो उनको खदेड़ने के लिए, मारने के लिए जब अपनी शहादत दिया उन्होंने, ऐसे में राहुल गांधी क्या कर रहे थे? चाइनीज़ एम्बेसडर के घर में खाना खा रहे थे, वहाँ गुपचुप बातें कर रहे थे। तो उससे क्या समझ में आता है कि इनका संबंध जो है बहुत घनिष्ठ है। इनको देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, देश की जनता क्या उनके बारे में सोचती है, उसकी ज़रा से भी चिंता नहीं। देश के जवानों का मनोबल तोड़ रहे, उसकी चिंता नहीं है उनको। तो बस चाइनीज़ आर्मी और चाइनीज़ प्रीमियर और चाइनीज़ जो पार्टी है, वहाँ की जो पार्टी है जिनपिंग की, उसको कहीं ना कहीं समर्थन देना है, मनोबल उनका बढ़ाना है। तो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी चाइनीज़ पार्टी की, और मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं अपनी आर्मी के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा राहुल गांधी जी को कि देश की जनता और देश की जनता पूरे तौर से चट्टान की तरह खड़ी हुई है, ना तो इस सरकार के पीछे, बल्कि चूँकि सरकार की नीयत और पॉलिसी दोनों अपने आर्म फोर्सेस के पीछे बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होने की है, इसलिए पूरे तौर से जनता जो है उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हुई। उनका मनोबल तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, पिक्चर देख रहा हूँ आपके टीवी पे, मुझे देखकर दुख हो रहा है, दिल में दुख हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है कि एक तरफ हमारे जवान शहादत दे रहे हो और दूसरी तरफ ये मुस्कुरा के किनसे मिल रहे हैं, चाइनीज़ एम्बेसडर से। तो इस और वो जाते भी हैं और बहुत सारे फेवर्स इनके लिए होंगे इन लोगों ने, इसलिए कि तो इतिहास है इनका फेवर्स लेने का। तो इसलिए शायद आज इन्होंने फिर से वही बात दोहराई और उनका मनोबल तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता इनको जवाब देती है, जवाब देगी। इसलिए कि देश के नेशनल सिक्योरिटीज पे बराबर कॉम्प्रोमाइज करने वाली एक मात्र पार्टी है, वो है कांग्रेस आई। ठीक है, मैं दीपक बोरा जी के पास चलता हूं। दीपक बोरा जी, कल की इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ये शब्द इस्तेमाल किया विनय क्वात्रा साहब ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, और उसका जो आउटकम है वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारत का अपर हैंड है या चीन का ही अपर हैंड है? एक ऐसे समय में चीन के साथ दो टूक बात करना, जब भारत में G20 होने वाला है और चीन को आना है, हम मेजबान की भूमिका में हैं, इसको कैसे देखते हैं आप डिप्लोमेसी के नजरिए से? सर, आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। एक चीज आपके बारे में कह दूं, बुरा ना मानिएगा, यू आर इंडियाज डार्लिंग। कितनी अच्छी तरह आप पेश करते हैं सारे मुद्दे को, सो थैंक यू वेरी मच। वो 24 घंटे हुए हैं, मैं न्यूयॉर्क में आया हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ, अभी जो बैकग्राउंड है। सर, आपने अभी जिक्र किया अबाउट इंडिया एंड चाइना। मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो हमारे बाकी विशेषज्ञ हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे मैं कॉमेंट नहीं करता। 72 साल की मेरी उम्र है। 1962 में मेरा परिवार अनाथ हुआ था सर। वो उस समय फर्स्ट सिख को कमांड कर रहे थे। जब जंग हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया और गोली मार दी गई। ऐसे लोगों को, ऐसी फौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मैं कभी माफ नहीं कर सकता सर। मैं 11 साल का था जब ये हुआ था। चीन का फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहता है कि ये जो मीटिंग हुई थी दोनों लीडर्स के बीच में जोहानिसबर्ग में, ये भारत ने मांगी थी। ये बच्चे हैं ये लोग सर, कि तूने पहले कहा था, तूने पहले कहा था। ये चीजें नहीं होती इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। चाइना को कुछ नहीं मालूम है
अबाउट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। मैं आपसे जो कह रहा हूं सर, बड़े ध्यान से सुनिए, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। चाइना की दो समस्याएं हैं, एक उसका घमंड, दूसरा उसका गुस्सा। घमंड यह है कि मैं दुनिया का शहंशाह, तुम आके झुको मेरे सामने, ये बड़ा पुराना चाइनीज इतिहास है। और गुस्सा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी मुखालफत करो, मैं दिखाऊंगा तुमको। नाउ व्हाट इज रियली हैपनिंग, जैसे आपकी बीजेपी की प्रवक्ता ने सही कहा था सर, कारगिल में मैं स्पेशल एडवाइजर हूं टू द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, 50 बार गया होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आपके पॉलिटिकल लीडर्स वहां गए हैं। एकजुट कारगिली बात करें ना सर, आप उनसे शीना उनकी भाषा में जो मैं बोलता हूं सर, आप सुनिएगा इसको, जफर इस्लाम साहब जब वो बात करते हैं हर चीज खत्म करते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद सर। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि 1999 में आपने क्या किया था जब हमला हुआ था, गर्व से कहते हैं कि मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी, पीठ पे लेके सामान रख के मैं ऊपर ले गया था इंडियन आर्मी के लिए। दे आर टोटली कमिटेड टू इंडिया। और सब ये कहें कि चाइना ने घुसने की कोशिश की, हमारी फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये कारगिल के लोग कह रहे हैं। प्लीज गो, एक प्रोग्राम सर आपसे अनुरोध है, वहां से लाइव करिए, बात करिए लोगों से, वो बताएंगे। लद्दाख में जाइए, वहां पे भी मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, पूछिए उनसे क्या हुआ था, वो आपको बताएंगे। अब फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि जो मीटिंग्स हो रही हैं हमारे और चाइना के बीच में, चाइना बहुत कोशिश करता है नॉर्मलाइज करो रिलेशनशिप, लेकिन आपके विदेश मंत्री जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री और आपके प्रधानमंत्री द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, दोनों ये कहते हैं पहले जहां जो सिचुएशन थी गालवान से पहले वापस जाओ उस पर, तब हम बात करें। चीन कहता नहीं चलो छोले खाते हैं मिलके, हमने कहा पहले वापस, चलिए चाय पीते हैं मिलके, नहीं पहले वापस जाओ। ये एक चीज जिसपे हम डटे हुए हैं, ये चीन को डरा रही है। और मैं फाइनली आपको एक चीज कह देता हूं सर, मैं तो यूनाइट इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, यूएन में मेरी मीटिंग्स होंगी कुछ लोगों के साथ, इनफॉर्मल, फॉर्मल कुछ नहीं होगा। कितने देशों ने हमसे कहा था कि जब आपने गालवान में पीटा इनको, हमें भी ये साहस मिला कि चीन तो पेपर टाइगर है और इससे टक्कर लेना हमारे बस में भी। फिलीपींस छोटा सा देश है सर, पिस्सू सा देश, लेकिन उसने भी मुकाबला किया है चीन का। एक जमाना था लाओस की मीटिंग आसियान की, ये मैं बताना चाहता हूं जो हमारे विशेष जो स्पेशल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उस मीटिंग में कुछ आसियान मेंबर्स ने चीन से कहा कि आप तो हमारी टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं, हमारे आइलैंड्स। चीन बोला सुनो, तुम तो चूहे हो, मैं शेर हूं, मान लो इस बात को। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। चीन का ये घमंड उसको बर्बाद करेगा। आज दुनिया में उसका एक दोस्त नहीं है, नॉर्थ कोरिया भी उसका दोस्त नहीं है, पाकिस्तान भी उसका दोस्त नहीं, जबकि भारत की इज्जत पूरी दुनिया में। सो फाइनली मैं इतना ये कहूंगा सर, ये जो इनफॉर्मल डिस्कशन या जो भी हुआ, चीन तो बड़ी बड़ी बातें करेगा। पिंग पोंग ने बोला ये हो जाएगा, पिंग जो भी उसका नाम है, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, लेकिन हम डटे हुए हैं और चीन डर रहा है। वो आएगा। आपको ये भी मालूम है कि पिंग पोंग ने बिजनेस फोरम को एड्रेस नहीं किया था क्योंकि चाइना की इकोनॉमी खत्म हो रही है, अनएम्प्लॉय। क्या तरीका है उनका, जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उनका क्या तरीका है डील करने का? बैन कर दो खबर को, नो न्यूज, कि हमारे अभी स्टेटिस्टिक्स को हम इंप्रूव कर रहे हैं, जबकि 6 महीने पहले कह रहे थे हमारा स्टेटिस्टिकल सिस्टम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। झूठ पे झूठ पे झूठ। चीन का आधार झूठ है, भारत का आधार आप जानते हैं सत्यमेव जयते। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ लोगों ने उनसे कहा, फिर कुछ लोग कह रहे हैं चरवाहे ने उनसे कहा, तो गलवान में चरवाहे कहां से आ गए मैडम? देखिए, राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, वो सबको पता है और सार्वजनिक है। हम भारतीय जनता पार्टी और इस मोदी सरकार की तरह चीजें नहीं छुपाते हैं। आपको याद होगा कि पीएम केयर्स फंड बना, पीएम केयर्स फंड के अंदर चाइनीज डोनेशन आए। दीपक जी, हुआई ने 7 करोड़ रुपए डोनेट किया, टिकटॉक की ओन कंपनी है उसने 30 करोड़ डोनेशन दिया, पेटीएम जिसमें 38% चाइनीज ओनरशिप है उसने 100 करोड़ दिया, Xiaomi ने 15 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़, वन प्लस 1 करोड़। मुझे समझ नहीं आता, जब चीन बार बार ये साहस करता है हमें हमारे यहाँ पे घुसने की कोशिश करता है, बार बार वो कोई ना कोई षड्यंत्र रचता है, बार बार हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करता है, हमारी सरजमीन पे करारा जवाब हमारे सैनिक हमेशा से देते आए हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, करारा जवाब भारत के सैनिक हमेशा देते आए हैं, जिसपे हमें गर्व है। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो क्यों पीएम केयर्स फंड में इन लोगों की डोनेशन एक्सेप्ट की गई? आपको पता है एक ओआरएफ करके एक इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन पॉलिसी का थिंक टैंक है, जो किससे एसोसिएटेड है? वो ओआरएफ उनका है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बेटे हैं। उसको 3.51 करोड़ की फंडिंग मिली है, डोनेशन मिली है चीन से।
क्यों हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बेटे जिस थिंक टैंक से एसोसिएटेड है, जिससे उनका सारा लेना देना है, उसको 3.5 करोड़ की फंडिंग मिली है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके प्रेसाइड करते हैं NSA अजीत डोभाल साहब, उनकी वेबसाइट पे साफ तौर पे 12 ऐसे इंस्टीट्यूट थे चाइनीज जिसके साथ वो एसोसिएटेड थे। जब एक अखबार ने इसको सामने लाया देश के सामने, तो उन सारी चीजों को, लिंक्स को वेबसाइट से हटा दिया गया, जिसके स्क्रीनशॉट बहुत इजीली अवेलेबल है। एक मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन है, नवंबर 2005 5 डे के ट्रिप पे हमारे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चीन के विजिट पे गए थे, जब शंघाई और शेंजन गए 12 जनवरी 2021, फिर 2011 फिर वो गए वहां पे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहली बार वहां पे गए, पूरी टीम लेकर गए। 20 जनवरी भी उनका 5 दिन का टूर था, जिसमें वो शंघाई, ग्वांगझाओ और हर जगह घूम के आए। 2014 में 13 मेंबर की भारतीय जनता पार्टी की टीम जाती है नवंबर में CPC की इनवाइट से। 9 से 13 नवंबर में रेड कार्पेट वेलकम मिला था 2011 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो सिर्फ एक नेशनल लीडर जब आता है उनको मिलता है, सिर्फ एक देश का जब हेड आता है उनको वो रेड कार्पेट मिलता है। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को वो मिला क्यों? क्योंकि इतना काम वो चीन को गुजरात में देते थे। जब एक तरफ चीन बार बार हमारे देश में हमला करने की कोशिश करता था, षड्यंत्र रचता था, नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात में उनको बहुत काम देते थे। 4 बार बतौर मुख्यमंत्री वो चीन गए। 18 से ज्यादा बार उन्होंने, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, चीन के हेड से बात करी है। वादा तो उन्होंने लाल आंख कर दिखाने का किया था। मैं फिर बोलूंगी, कौन सच कौन झूठ? क्या जयशंकर जी झूठ बोल रहे हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वो जो बयान है लिखित तौर पे जो देश के सामने रखा गया, क्या वो झूठ है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई आया है ना कोई गया है? जब कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो 20 सैनिकों की हमारी शहादत कैसे हुई? कैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कागज पे लिख के दिया कि एक वहां पे पिलर टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रही है चाइना? दीपक जी, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई एक कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश में, उसके लिए उसको अंदर तो आना पड़ेगा ना। अपने घर में बैठ के तो किसी और की जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई कि जफर इस्लाम भाई अपने बीजेपी के ऑफिस में बैठे हुए और आप कहे कि जी न्यूज के ऑफिस में वो कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से बैठे बैठे, अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं कि वो स्क्रीन के अंदर से वहां पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। उसके लिए उनको जी न्यूज के ऑफिस आना पड़ेगा ना। तो अगर स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय की ये है कि चीन ने कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी, इसका मतलब साफ है कि चीन हमारे यहाँ पे आया, अंदर घुसने की कोशिश करी। वो दूसरी बात होती है कि हमारे सैनिकों ने उनको भगा दिया। हमारा सवाल हमारी सैनिकों की शौर्य पे नहीं है। हमारे सैनिकों ने हमेशा जवाब दिया है, चीन हो या पाकिस्तान। हमारे सैनिक वही है जिन्होंने पूरे विश्व का भूगोल बदल दिया था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, 20-10 को PLA अरेस्ट कर लेता है, तो या तो वो हमारी सीमा में आए हैं या हम उनकी सीमा में गए हैं। तो ये तो देश के सामने जवाब देना पड़ेगा, क्यों हमारे सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। और अगर बार बार चीन इस तरीके का दुस्साहस करता है, क्या ऐसा रिश्ता है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का? पैसे भी उनसे लेते हैं, काम भी उनकी कंपनियों को देते हैं। बतौर मुख्यमंत्री से लेके आज तक वो वहां पे बार बार जा रहे हैं। ऐसा क्या है चीन में? कभी उनको चीन को गुजरात में बुला के झूला झुलाते हैं, ढोकला खिलाते हैं। ऐसा क्या चीन से प्रेम है? पैसे भी उनसे लेंगे, काम भी उनको देंगे, और बार बार जब हमारे सैनिक शहीद होंगे तो मोदी जी कह देंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, मुझे फिर से बड़ा इस तरह का गंभीर आरोप लगाना पड़ेगा मुझे, और ये आरोप नहीं, इसमें सत्य है। सत्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास उठा के देखिए। अब मैं इतिहास को खंगालना चाहता हूँ कि नेहरू के समय देखिए, अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है चाइना के साथ तो वो नेहरू जी की सरकार ने किया है। इनकी पॉलिसी शुरू से रही है कि चाइना के साथ कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन इन्होंने गंवाई है, देश की जनता, देश की ज़मीन गंवाई है। इनको सपने में आता है कि जो हमने गलत काम किया है वो अभी भी होता होगा, लेकिन देश के इस वक्त जब आपके 2014 से पहले जो है दुनिया के हर देश हिंदुस्तान को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तरफ नज़रें उठा के देख सकता था। आज सबको नज़रें गिरा के देखनी पड़ती है, इसलिए कि उस वक्त बहुत सॉफ्ट नेशन था, अब बहुत स्ट्रांग नेशन उभर के आया। उसके कारण क्या है? उसका कारण है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप है।
पूरे देश को इस बात का एहसास है कि एक लीडरशिप के साथ खड़े हो जाएगी पूरा देश, इसलिए कि देश के हितों को की रक्षा करने वाली सरकार है। हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की रक्षा की है, देश के हितों की रक्षा की है, और इसलिए जनता उनके साथ खड़ी। आज कोई भी सर्वे करवा लीजिए और कहिए कि कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ उसका पैक्ट है कि नहीं, लोग कहेंगे कि हाँ, चाइना के लिए बहुत सॉफ्ट थी, पैक्ट था और अभी भी है। इसलिए राजीव गांधी फाउंडेशन में बहुत पैसे दबा के लिए और पर्सनल फेवर्स भी बहुत लिए, इसलिए एम्बेसडर भी जो है उनके घर में खाने को बुलाते हैं। जब अपने सैनिक अपनी जान की शहादत देते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, तो ऐसे समय पे वो दावतें खाते हैं और हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। अब इससे आपको पता चलेगा कि वाकई कौन देशभक्त है, कौन देश के हितों से प्रेम करता है और कौन देश के हितों से कॉम्प्रोमाइज करता है। ये देश और दुनिया जगत सब देख रही है। अब बात रही इनके बारे में जो कह रहे हैं कि जमीन ली है। अरे भाई, हमारे जवानों से पूछिए, हमारे जो आर्म फोर्सेस से पूछिए। आप तो जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुआ तो आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, तब भी आपने उनका अपमान किया। आप चाहते हैं कि देश के जवानों को अपमान करें, देश की सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। झूठ फैलाने का काम करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास के आपके जो चाहने वाले लोग चाइना में हैं, उनके द्वारा इस बात को फैलाने के लिए ताकि चाइना की वाहवाही हो, इसलिए आप उसकी कोशिश करते हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन हड़प ली है। सदन के पटल पे कहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं राधिका जी, सदन के पटल पे विदेश मंत्री ने और रक्षा मंत्री दोनों ने अपने स्टेटमेंट में कहा, सदन के पटल में 1 इंच देश की धरती पे न घुसे हैं और न कब्जा किया है। जब उन्होंने कोशिश की तो उसको खदेड़ा गया है, मारा गया है और उनके 80 जवानों को पीएलए के मौत के घाट उतारा गया है। जो शौर्य दिखाया हमारे जवानों ने और जो बलिदान दिया इस देश के रक्षा के लिए हमारे जवानों ने, उसको अपमान करने का काम और उनके परिवारों के साथ का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बार बार कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस देश की जनता में बहुत आक्रोश इस बात का होगा कि झूठ फैलाकर देश की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करे। लेकिन देश की जनता तो जानती है ना, किसने ज़मीन गंवाए, किसने देश को गंवाने की कोशिश की, किसने देश के हितों से कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसने हम पाकिस्तान जैसे देश से भी कड़वे तरीके से घर में घुस के मारा नहीं, चाइना से सीधा टकरार नहीं किया, अमेरिका को अपने सामने अपने हितों के बारे में बता के हितों की बात बनवाई। फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे दुनिया के ब्रिटेन हो, सबको एक लाइन में खड़ा करके बताया ये हमारे देश की नीति है, ये देश की स्थिति है और इस देश की प्राथमिकता है, और सब में उनको मानना पड़ा हमारी बातों को। आज आप देखिए कि किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारे देश की बातें जब होती हैं तो इसलिए बातें होती हैं कि देश में एक ऐसा लीडर है जो देश के हितों की रक्षा करता है। इसलिए उन लोगों को भी इस बात का समझ में आ गया है कि इंडिया इज नो मोर ए सॉफ्ट नेशन, इट्स ए वेरी स्ट्रांग नेशन। और आपको बता दें इनकी सरकार के बारे में ये जो बातें कर रहे हैं कि हमारे सैनिकों के बारे में, सैनिकों के साथ खड़े हैं, ये क्या खड़ी थी जरा बताइए। जब किसी वॉर प्रिपेयर्डनेस जो होती है, आर्मी की वॉर प्रिपेयर्डनेस, हमारे आर्म फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस होती है, तो उसको देखा जाता है जितना भी एमिनेशन, बाकी चीज़ें, खाने पीने का सामान, सामग्री, वो एक तरह की प्रिपेयर्डनेस होती है। वो कम से कम 20 दिन की होती है, मिनिमम 20 दिन, और 40 से 50 दिन तक की एक्सट्रीम केस में होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, जब हम यहाँ पर आए थे तो 4 दिन की प्रिपेयर्डनेस थी इनकी, 4 डेज, मात्र 4 डेज। आज देखिए 50 दिन की प्रिपेयर्डनेस है। 50 दिन की जंग की प्रिपेयर्डनेस पहली बार इस देश में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में किया है, इसलिए कि हम देश को सुरक्षित, मजबूत और दुनिया के सामने अपने हितों की रक्षा करने वाली सरकार, जो अपने हितों के बारे में पूरे तौर से सख्ती से तरीके से बताती है और मनवाती है। ये आज देश की लीडरशिप है, और इसलिए हमारे देश की तरफ कोई आंख भी उठा के देता है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई हो, इंग्लिस्तान हो, हम उसके आंखें निकाल देते हैं। और इसका नमूना जो है गलवान में दे दिया। 80 लोगों के चिथड़े उड़ा दिए थे पीएलए आर्मी के, और उस शौर्य के लिए
पूरे देश ने तारीफ की, लेकिन इन्होंने तो खाना खाया, जश्न मनाया किसके साथ कि हमारे जो 20 जवान की जो शहादत हुई थी उसका जश्न वहां पर उनके एम्बेसडर के घर में हाथ मिला मिला के खाना खाया। बताइए इसको, ये क्या सही है? देश की जनता नहीं माने, पूछेगी इस बारे में? बताइए राधिका जी आपका जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा दीपक बोरा जी के पास। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी जुड़ गए। जफर भाई को इतिहास में जाने का बहुत शौक है, तो चलिए इतिहास पे ही चलते हैं, क्योंकि जब मैं इनकी पार्टी, इनकी विचारधारा का इतिहास गिनाने लगूंगी तो शन से इनका सर झुक जाएगा। ये उस विचारधारा से आते हैं जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ नहीं दिया। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के तिरंगे को अशुभ बना दिया था और बोलते थे तिरंगा मत लहराइए, वो देश के लिए अशुभ है। आज तक आप लोगों को तकलीफ हो जाती है, स्वयं मोदी जी जब बोलते हैं तिरंगे की फोटो लगाइए तो आरएसएस के प्रमुख आज तक फोटो नहीं लगाते हैं ट्विटर पे। आप लोग वही है जिन्होंने कितने साल आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया। आप लोग वही है जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। सावरकर, याद है ना आपके सावरकर क्या करते थे? तो इतिहास में जाएंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। और अच्छी बात है, इतिहास की बात करी, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो ये देश कुछ नहीं बनाता था, यहाँ पे सुई तक नहीं बनती थी दीपक जी। और उस समय हम देश को खड़ा कर रहे थे, क्योंकि लंबे एक अंग्रेजों के नीचे दब के आया था भारत और उससे बाहर निकला था। हमारी सोने की चिड़िया को लूट के खंगाल कर गए थे वो लोग। तब हमारे पास ना इस तरीके के वेपन थे और पैसा भी इतना नहीं था, और ना हम उस तरीके के लिए हमारे पास इतने साधन और सब थे कि हम इस तरीके का मुकाबला कर पाए। लेकिन तब भी नेहरू जी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं और लाल आंख दिखाई और लड़ेंगे, आज की तरह नहीं। क्या नेहरू जी ने उस समय में आके झूठ बोला था देश के सामने और कहा था कि कोई हमारी जमीन में नहीं आया है, ना कोई कोशिश करी गई है, ना कोई कैप्चरिंग हुई है, ना कुछ हुआ है? कभी झूठ नहीं बोला। जो था देश के सामने बिल्कुल सामने सच बोला। हम हमेशा से सच बोलते आए हैं, लेकिन इनका इतिहास रहा है कि तब भी झूठ बोलते थे और आज भी झूठ बोलते हैं। और दीपक जी, मैं यहाँ पे फिर एक बात बहुत साफ तौर पे, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, हम लोग जाके खाना खाते हैं, मैंने आपके सामने पूरा लिस्ट बता दी कब कब ये लोग गए हैं, कब कब आरएसएस। एक सवाल है कि आरएसएस क्यों बार बार चीन की उनकी पार्टी बार बार कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे आरएसएस को क्यों न्योता देती है? आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। किस हैसियत से आरएसएस बार बार वहां जाती है और क्यों उनको फंडिंग दी जाती है? क्यों नितिन गडकरी वहां गए? क्यों बार बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वहां गए? इतनी विजिट्स क्यों बार बार चीन को काम करने को दिया जाए? आधा से ज्यादा गुजरात बनाया तो चीनी कंपनियों ने बनाया। लेकिन अब फिर वापस से उस बात पे आते हैं जो मेरा अहम सवाल था कि मोदी जी कहते हैं ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई हमारे यहाँ पे कुछ, ना कोई वहां हमारी सीमा में घुस आया है और ना ही कोई घुसा हुआ है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, कुछ भी नहीं हुआ। ये उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी। लेकिन हम आते हैं फिर एस जयशंकर साहब ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है, उसमें लिखा है द चाइनीज साइड sought to erect a structure in Galwan Valley on our side of the LOC, that is the line of actual control. This press release जून 17 की है और ये कहा है while this became a source of dispute, the Chinese side took premeditated and planned action that was directly responsible for the resulting violence and casualties. मोदी जी ने तो कहा था कुछ भी नहीं हुआ है, तो कैजुअलिटीज कहां से हुई? It reflected an intent to change the facts on ground in violation of all our agreements to not change the status quo. अब क्लियरली यहाँ पे जो शब्द लिखा गया, मैं फिर पढ़ती हूँ, आर साइड ऑफ द एलओसी। आर साइड ऑफ द एलओसी पे आने के लिए तो दीपक जी बॉर्डर तो क्रॉस करना पड़ेगा जो एलओसी का है। इसका मतलब वो आर साइड ऑफ द एलओसी में आए। पर फिर मैं मोदी जी का बयान पढ़ती हूँ, ना कोई आया है। अब फिर मैं पूछ रही हूँ कि जफर भाई, आप खुद सांसद रह चुके हैं और बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है भारतीय जनता पार्टी के और कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैं आपसे फिर बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जिम्मेदारी से जवाब देंगे कि एस जयशंकर साहब का ये बयान झूठा है जो उन्होंने लिखित तौर पर उनके मंत्रालय ने दिया है, कि मोदी जी का। मोदी जी कहते हैं ना कोई आया ना कोई गया। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है। फिर एक शब्द मैं पढ़ देती हूँ, आर साइड ऑफ द एलओसी। आर साइड ऑफ द एलओसी तभी होता है जब हमारी तरफ आएंगे। इसका मतलब ये साफ है कि वो आए। अब बताइए मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि जयशंकर साहब? ये बस आज देश को बता दीजिए, उसके बाद बाकी को। जफर साहब बताइए, आप दोनों अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं, मैं ज्यादा कमेंट करता ही नहीं आज। जफर भाई बताइए अब। और एक सवाल इसके बाद दानिश कुरैशी जी से, फिर दीपक बोरा जी से। देखिए दीपक भाई, जो बात सदन में कही जाती है
वो पूरे सांसद जो सब, चाहे ऑपोजिशन बेंच में हो, ट्रेजरी बेंच में हो, सबके लिए कही जाती है और वो रिकॉर्ड में हो जाता है। आप सदन के रिकॉर्ड को देखिए, उसमें जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दोनों ने सदन के पटल पर आके अपने बयान दिए और दोनों बयान में आप उसको कंपेयर भी कर लीजिए, उसमें सारे तकनीकी चीज़ देख लीजिए। उन्होंने हर वो डिटेल्स दिए हैं जो देने चाहिए थे और देश की, और उसको इस बात को भी कंफर्म किया है कि देश ने एक इंच भी न खोया है और न खोने देंगे। उसके लिए शहादत देनी पड़ी तो शहादत भी देंगे, लेकिन उनके घरों में, उनके लाइन ऑफ कंट्रोल में घुस के मारेंगे भी। ये हमने एक बार नहीं अनेक बार दिखाया। हमने पाकिस्तान को भी दिखाया, हमने चाइना को भी दिखाया और इस बात को तस्दीक हम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका ने इस तस्दीक किया है। कॉन्फर्मेशन जो है अमेरिका ने भी इसका दिया है, एक्नॉलेज किया है कि हाँ, उसके 80 जवानों को, 300 जवान जो आए थे उसमें से 80 जवानों को बिल्कुल ज़मीन में लिटा के मारा है। जाहिर है लड़ाई में वहाँ पर बंदूक से तो लड़ाई होती नहीं, वहाँ दिल और जिगरा देखा जाता है कि देश के लिए लड़ने के कितना हौसला है। तो आज की जो सेना है उस पर हमें गर्व है और गर्व इसलिए है कि वहाँ की सेना जो है वो बिल्कुल साफ इस बात को देख रही है कि आज की सेना कि हमें इस देश के लिए समर्पित होकर देश के लिए लड़ना है और यहाँ पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। चाहे कितना भी मनोबल ये कम करने की कोशिश करे, जितना भी मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, ये कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि उनको पता है कि अब ये वो कमज़ोर सरकार नहीं है, ये वो सरकार है कि आंख लाल किसको दिखती है मालूम नहीं। ये वही हो कि आलू डाला और सोना निकल के आने वाली बात। आंख लाल इनकी तो कभी दिखी नहीं, आंखें बंद और आंखें बंद करके ज़मीन दे दिया, ये देखा है। लेकिन अब आंख लाल चाइना भी देखता है कि यहाँ पर अब दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कि वहाँ जो इसका बिजनेस इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में कम से कम ख़त्म करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। और इसीलिए हमने नारा भी दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे बड़ा कारण था वो चाइनीज़ पेनिट्रेशन जो उनके गुड्स के थे उसको ख़त्म, उसका पेनिट्रेशन ख़त्म होगा। जब कोई पॉलिसी डिसीजन लेता है तो एक दिन में नहीं होता, उसके असर जो है कुछ सालों बाद दिखते हैं। आप कुछ सालों बाद देखिएगा ट्रेड डेफिसिट जिस तरह से है वो बिल्कुल जो है रिवर्स हो जाएगा, इसलिए कि हमारी पॉलिसी डिसीजन है, चेंज है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, चाइना के साथ खड़े रहे, चाइना का हमराह बने, चाहे का हम प्याला बने, चाहे चाइना के हम नवाला बने और देश के लिए जो है एक जो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं देश के लिए जो आपने जो मान सम्मान होता है एक अपोजिशन लीडर का एक देश में, उसको गिराने की कोशिश की, इसलिए कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी और देश की जो सुरक्षा से आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की। जब गलवान में हमारे शहादत दे रहे थे हमारे जवान, तब आपने चाइनीज़ एम्बेसडर के घर में उछलते करके फ़ोटो खिंचाया, हाथ मिलाया इसे उछलते हुए और खाना खाया। ये कैसे हो सकता है भाई? एक देश का अपोजिशन का लीडर कैसे कर सकता है? इसका जवाब में कोई देश की जनता आश्चर्यचकित है और बार बार पूछती है कि आखिर क्यों खाया, आखिर क्या सेलिब्रेशन था, किस वजह से गए थे, क्या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे आप। अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं दीपक भाई, लोग पूछने लगे कि आखिर उस रात में खाने में क्या बात हुई। अभी लोग तो पूछेंगे ना भाई कि ऐसे हालात में आप अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बैठते, आप प्रधानमंत्री जी की जाते, आप पूछते कि भाई मैं अपोजिशन का बड़ा लीडर हूं, एक बड़े सबसे प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, परिवार से आते जिनकी पूजा करते हैं इनके सारे लोग, हम कहीं ना कहीं देश की तो पूजा करें, तो वो पूजा करेंगे जहां से फाउंडेशन में पैसा आया। चाइना लिबरेशन आर्मी के जवानों के साथ खड़े दिखे। ठीक है, मैं सीधे बात आप दानिश कुरैशी के पास ले जाता हूँ। ओवैसी साहब का भी एक बयान आया है, चाइनीज प्रधानमंत्री चाइनीज प्रीमियर के पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे हैं बातचीत कर लो, और प्रधानमंत्री क्या छुपा रहे हैं। तो ये ज्ञान कहां से हुआ ओवैसी साहब को कि प्रधानमंत्री हाँ कुछ छुपा रहे हैं? देखिए, बात ज्ञान की नहीं है दीपक भाई, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देश के जो हालात हैं और चाइना को लेकर पिछले कई सालों से जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर में मोदी सरकार में आपने देखा होगा कि अब तक किस तरीके से उन्होंने
मामले रखे सरकार के सामने। पहले तो ये कहा कि कोई आया नहीं, बाद में ये कहा कि हाँ कोई आया था और हमने वापस भगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी जो प्रतिक्रिया उनकी जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शक के घेरे में डाल रही है। और अगर देश के इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर सवाल पूछा है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। बजाय इसमें छुपाने की क्या बात है। देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जितने लोग हैं, ये तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना सरकार का काम है। अगर सरकार ये कह रही है कि इस तरीके का पहले कोई मामला नहीं है, जयशंकर साहब का स्टेटमेंट अलग है, मोदी जी का स्टेटमेंट अलग है, जफर साहब जो कह रहे हैं उनका स्टेटमेंट अलग है, तो ये क्यों पूरे देश को मतलब ये कहे वो भयावह में आप ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये देश के सामने बिल्कुल सच्चाई आनी चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। देखिए देश मुकाबला करने के लिए तैयार है, कोई किसी के पीछे खड़े रहने की और वो खाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, आर्मी तो आर्मी, अवाम भी अपने अपने तरीके से पूरी सजाग और सतर्क है, लेकिन मोदी जी क्यों पीछे घबरा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा अब तक। अच्छा, AIMIM भी तैयार है चीन से लड़ने के लिए? अरे बिल्कुल, आप कहिए, देखिए असद साहब की सरबराही में हम लड़ रहे होंगे, हम आपसे भी कहेंगे कि आप अगर मौका लगे तो कवर भी कर लीजिएगा जगह को। या आप कहेंगे पुलिस और सेना 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, AIMIM वाले निपट लेंगे चाइना से? बिल्कुल, ये तो नहीं कहेंगे? चाइना में तो 15 सेकंड, चाइना में घुसने के लिए तो 15 सेकंड की जरूरत है देश के नौजवानों को। नहीं, आप वो सेना और पुलिस हटाने का बोलते हैं ना आपके नेता कि 15 मिनट के लिए हटा लो, आधे घंटे के लिए हटा लो। अरे चीन में तो हम सब साथ में मिलकर घुसेंगे। अगर दो देश को कुछ भी करने की वो करेंगे तो चीन में तो हम सब साथ मिलकर घुसेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, प्रधानमंत्री की बात पर आपको भरोसा है या चाइनीज लोग जो बोलते हैं उस पर भरोसा है? देखिए एक बात समझिए, देश के जो हालात हैं उसके अंदर में जो परिस्थितियां हैं, इन बातों पर भरोसा नहीं है। क्या हालात है? थोड़ा ज्ञान बताइए ना, मुझे ज्ञान दीजिए थोड़ा, क्या हालात? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने अभी ये सारी बातें सुन रहा था, इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात कही, जफर साहब ने भी कही। मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो चीजें अलग हैं, जयशंकर साहब जो कह रहे हैं वो चीजें अलग हैं, राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो चीजें अलग हैं, जफर साहब जो कह रहे हैं ये सही चीजें अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समतल क्यों नहीं हो रहा, क्यों अलग अलग मामले जा रहे हैं? बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए ना, स्टार्ट टू लेके एंड तक, क्यों बदलाव आ रहा है इसमें? अच्छा बताओ, AIMIM के नेता ने 15 मिनट पुलिस हटा लो ये वाली बात क्यों कही थी दानिश कुरैशी जी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे? ये है कि अगर आप जफर साहब को सुनिए, अगर आप जफर साहब को ये नहीं पूछना चाहते कि प्रधानमंत्री जी क्या छुपा रहे हैं और आपको ये याद अगर आता है तो फिर मुझे अफसोस है दीपक भाई इस बात का। नहीं, याद मुझे इसलिए आता है क्योंकि आपके नेता ने कहा था दानिश भाई। नहीं तो आप सुनिए, तो आप मुझे ये बताइए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो प्रधानमंत्री के घर के चंद मिनटों पे खड़े रह के कहते हैं कि देश की एक प्रजाति के साथ कोई प्रकार का व्यवहार मत करिए, दूसरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि चाकू तेज करके रखिए घर में। तो कभी आपने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी से कभी पूछा? कभी पूछेंगे इस बात को लेकर? दानिश कुरैशी जी सवाल पूछना, किसी की तनख्वाह मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा मुझे बताइए, तो मुझे जवाब तो दें दीपक भाई। अच्छा ठीक है, दीपक वोरा जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे बताइए, एक पक्ष राधिका जी का है, एक पक्ष जफर इस्लाम जी का है, एक पक्ष ओवैसी साहब का है, दानिश भाई का भी है। अब कोई आया नहीं ना कोई गया, 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई? राधिका जी जो पॉइंट कह रही हैं कि एस जयशंकर अलग बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग बात कह रहे हैं, ये विरोधाभास क्यों? क्या चीन हमारी जमीन पर घुसकर बैठा है जैसा दावा किया जाता है हमारे यहाँ एक नैरेटिव में? हाँ सर, जो आपने सवाल पूछा, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एज ए डिप्लोमेट हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती डोमेस्टिक इश्यूज पर कमेंट करने की। इतना कहूंगा कि वो LOC नहीं है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। LOC तो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, पहले शायद आप अपने आप को इन्फॉर्म कर लीजिए। दूसरी चीज ये है सर कि डिप्लोमेसी में हम अक्सर सिर्फ सरकार से नहीं डील करते। मिसाल के तौर पर 6 देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूं, तो हम अक्सर अपने विदेश मंत्रालय से कह देते हैं भाई फलानी देश में सरकार ये है, लेकिन एक दूसरी मूवमेंट चल रही है, महिलाओं की चल रही है या कल्चरल मूवमेंट चल रही है, इनको भी बुलाइए भारत। तो वो भी वहां पर आते थे और हम उनके साथ दोस्ती रखते थे। कई बार ये होता है सर, इस इंटरैक्शन में वही मूवमेंट पे सरकार बनाती है, तो हमारे संपर्क उनके साथ अच्छे हो जाते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भारत से चाइना के इनविटेशन पे वहां गई है, इसमें कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। अब आप ये भी कहेंगे कि 20 बार भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो चेयरमैन हैं या राष्ट्रपति हैं, जनरल सेक्रेटरी, कितने सारे टाइटल्स हैं उनके, मैं तो कंफ्यूज हो जाता। अगर 20 बार उनकी मुलाकात हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये हमारे हक में जाता है कि कितनी बार हमने उनसे कहा है कि समझौता करिए, बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करिए, वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनसे बात ना करते फिर कोई आप आलोचना कर सकते हैं, बट द फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रशंसा होती है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूं, मैं यहाँ पे था जब गालवान में ये घटना हुई।
सर शुरू में आपको बता देता हूं, अमेरिकन मीडिया ने ये नोटिस दिया था और बहुत से CNN पर, यहाँ की वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की इंग्लिश में, कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को। फिर हमारे एक पॉलिटिकल लीडर ने कुछ महीने बाद कहा हमारी सेना तो पिट रही है। सब यहाँ पे मुझसे लोग पूछते भाई किसकी बात माने, जो एक तरफ से हमारे सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि आपने पिटाई की और उनको वापस धकेल दिया, दूसरी तरफ से आपके एक लीडर कह रहे हैं कि पिटाई हो रही है। ऐसा कहना जरूरी होता है क्या सर? हमारी टास्क और डिफिकल्ट हो जाती है। हम लोगों को फिर समझाना पड़ता है कि भाई अब आपने जो सुना है, जो आपकी ओरिजिनल असेसमेंट थी वो सही है, हमारे पॉलिटिशियंस, आप अमेरिकन पॉलिटिशियंस की तरह चीजें कहते रहते हैं, बट आप अपना उस पर जो है इन्फ्लुएंस निकालिए। मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा सर, कौन आया था नहीं आया था, द मेन इशू है सर कि हमने उनसे कहा है जब तक बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं, और हम सिर्फ, सर सुन लीजिएगा, हम सिर्फ गालवान की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी की बात कर रहे हैं। जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, नॉर्मल रिलेशनशिप को भूल जाइएगा। फिर ये बात है कि हमारी ट्रेड बढ़ रही है सर, ट्रेड के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। हमारी डिपेंडेंसीज 30 साल से बहुत बढ़ गई थी, हमारी नहीं पूरी दुनिया की। तो ये जो 30 साल से तो आपका निकाह हुआ था उनके साथ, 10 मिनट के अंदर तलाक नहीं होता सर, इट टेक्स टाइम। वो टाइम शुरू हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, और सर ये तो मैं जानता हूं, यूएस में मैं इसकी बात करता हूं, सेल्फ रिलायंट इंडिया, कि चीन पर हम अपनी डिपेंडेंस को कम करें। सो फाइनली मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो है यहाँ पे मेरी मीटिंग है थोड़ी देर में सर, अभी यहाँ पर 8:11 है, हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट चंद्रयान, और ये एक दूसरा इशू है, नथिंग टू डू विद चाइना, बट ये लोग, हाँ इतना इशू है कि हम उनसे पहले पहुंच गए थे। यहाँ के लोग मुझे कहने लगे कि जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, हमारे जिस्म स्वाधीन हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगी, हमारे मन आजाद हुए, चंद्रयान के साथ हमारी आत्मा आजाद हो गई। दिस इज द फीलिंग अमंगस्ट अमेरिकन, इंडियन डायस्पोरा और दूसरे। वेल डन इंडिया। चाइना के साथ भी वो हमसे यही कहते हैं, स्टैंड अप टू चाइना, डोंट गिव इन, क्योंकि आपने उनको इंच दिया तो वो 1 किलोमीटर लेने की कोशिश करेंगे, एंड वी आर स्टैंडिंग अप। सो दिस इज, आई एम हियर, मैं बातचीत करूंगा, इनको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें ये जो करना। और यहाँ पे इतना बता दूं सर, टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पोजीशन है। अब किसने क्या कहा, पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा, ये वहां गया नहीं गया, दैट इज इररिलेवेंट इन लोगों के लिए, सर दुनिया के लिए। क्या चीन हमारे इलाके में घुसा हुआ है, घुसकर बैठा हुआ है? अगर नहीं तो फिर ये हटने की बात, डिसएंगेजमेंट की बात कहां से होती है? हमारी जमीन पर होगा तभी तो डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है। सर हम डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं प्री गालवान में आप चले जाइए। इसका मतलब है कि कुछ चेंज किया गया है, हमारे बॉर्डर पेट्रोल्स को रोकने की कोशिश की जा रही है, वी शुड गो बैक। लेकिन वो चले भी गए, इसका ये मतलब नहीं है कि समस्या खत्म हो जाए। चीन का तो रिकॉर्ड है ना सर, उसके 19 पड़ोसी हैं, बाय लैंड एंड बाय सी, सबके साथ उसकी समस्या है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि उनके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है राधिका जी, एक राहुल जी का बयान, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, फिर वो बाइक से घूम रहे हैं करगिल, लेह लद्दाख में, और वहां पर बयान दे रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ तो चीन ने कब्जा कर लिया। तो ये क्या सेना के शौर्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है राधिका जी? कई लोग लिख रहे हैं इस बात को। दीपक जी, ये मेरे सामने एक अखबार की, बहुत प्रसिद्ध अखबार की रिपोर्ट है, ये 16/8/2023, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, उसकी है, जिसमें ये सामने आया कि 19th राउंड चाइना के साथ टॉक्स का फेल हुआ। अब हम जब टॉक कर रहे हैं और उसमें ये सामने ये भी लिखा हुआ है साफ साफ कि हमें 26 में से 65 जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है उधर हम वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, टॉक्स फेल हुई है। प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि कोई हमारी सीमा में नहीं आया है। अगर कोई भी हमारी सीमा में नहीं आया है तो ये टॉक्स हम क्यों कर रहे हैं? हम कौन सी जगह लेने की आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोई आया मेरे नहीं पास है। ज्यादा वक्त नहीं है राधिका जी, सिंपल सी बात सीधा है। जवाब ले लेते हैं, सीधा जवाब ले लेते हैं जफर इस्लाम जी से। जवाब दीजिए जफर भाई, फिर किस बात पर टॉक्स कर रहे हैं? देखिए LAC पे जो झड़प हुई, जो वहाँ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जो वहाँ पर टेंशन है, उसको डीएस्केलेट करते हैं ताकि अमन रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट में जो दोनों आर्मी अपनी अपनी जगह पे रहे। साथ साथ जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, क्यों टेंशन हो रहा है ये भी तो समझिए कि पहले की सरकारों ने कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ही नहीं, ना ब्रिजेस बनाए, ना वहाँ
कुछ और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मीज के लिए क्रिएट करने थे वो नहीं किया। अब तो मैं उनके लाइन ऑफ एक्शन जो है, एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसके बगल में हमने लैंडिंग पैड बना दिया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब चाइना को तो इस बात का डर है कि हिंदुस्तान की आर्मी हर मजबूत है, बिना डरे बिना झुके, पहले की तरह नहीं कि सॉफ्ट नेशन के साथ हम भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, देश की जो सुरक्षा कर रही है तो उसको डर लगता है, इसलिए फ्रिक्शन करता है और उसका जवाब उसको आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, आज जो राधिका जी आप जूम से जुड़ी हुई है, राधिका जी आप जूम से जुड़ी हुई है, जैसे ही आवाज तेज करेंगी आपकी आवाज कटने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। किया जाएगा। आई एम सॉरी, आपने लीडरशिप मजबूत नहीं थी, लीडरशिप मजबूत नहीं थे, कमजोर लीडरशिप थी। सुन लीजिए, सुनाई नहीं देता तो कमजोर लीडरशिप थी, सॉफ्ट नेशन की तरह था। यहाँ पर आप आर्मी को भी दबाने की आज भी कोशिश कर रहे हैं, उनको मनोबल तोड़ने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। आज भी कहते हैं कि उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो कहते हैं कि नहीं किया, उसके सबूत दो आर्मी से मांगते हैं। ये मैं कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। आज की लीडरशिप चिल्लाएंगे आपकी आवाज कट जाएगी। साथ आप जूम पर जुड़ी हुई है, प्लीज समझिए टेक्नोलॉजी को। उनके साथ खड़ी रहती है और उनके साथ रहती है, इसलिए श्योर उनका जो है उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और आपके समय में ऐसा होता था कि आप अपने आप बाकी देशों के सामने झुक जाते थे, इसलिए अब झुकने और डरने का समय खत्म। अब देश को आगे बढ़ने का समय है, याद रखिएगा। और अपने जवानों का मनोबल मत कम कीजिए, अपने जवानों का मनोबल मत तोड़िए। आप अपने आर्म फोर्सेस को हिम्मत दिलाइए। ऑपोजिशन में बैठे हैं, इससे इसका मतलब नहीं कि आप उनका मनोबल तोड़िएगा। राधिका जी, मैंने शुरुआत आपसे करी थी, कंक्लूडिंग कमेंट जफर असलाम जी का है। मेरे पास वक्त बहुत खत्म हो चुका है, पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करती है। कटघरे में खड़ा करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप जो बोल रही है उसकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सभी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया स्काइप पे मत जुड़े। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपकी आवाज कट रही है राधिका जी, मैं यहीं पर रुकूंगा।